नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो अभी हाल ही में अब असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है। और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग खत्म हो चुका है। तो अभी आप लोग देखे होंगे एक चीज़, जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ग्रुप डी से, पूरा का पूरा वही सूट किया आया ग्रुप डी में, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या एएलपी में आएगा। बिल्कुल, जो रेलवे का फितरत है कि ग्रुप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो देगा ही देगा, ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप डी एक बहुत भास्ट लेवल, बहुत बड़े लेवल में हुआ था, ठीक है। तो उसमें इसका अगर बात करें तो कम से कम तो मान के चलो कि 70% प्लस ही आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए अभी हम सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट किए हैं कि एएलपी 2024 में जो भी आया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एएलपी 2024 में, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और एएलपी 2024 में कुल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं 15 शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 होगा अभी। इस तरह से हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसको पूरा कंप्लीट, जब तक एग्जाम आएगा हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये तो चलेगा ही। उसके बाद क्या इसके बाद भी क्वेश्चन आएगा? हाँ, 30% तो हम बोले ना, 70% अगर आप लोग को यहाँ से पूछे जाएगा प्रीवियस ईयर से, तो 30% नया क्वेश्चन देगा ही। तो उसका क्या, उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम चैप्टर वाइज ऑलरेडी साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा के रखे हैं। जिस किसी बच्चे का भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ होगा, वो लोग को पता है, अगर वो लोग मेरे वीडियो देखे होंगे तो उन लोग को पता होगा कि जो वीडियो हम करवाए हैं चैप्टर वाइज, उसी से क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। ग्रुप डी में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और जो देखा है उसको पता होगा कि हम सही बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो एक बार जाके चैप्टर वाइज वो कर लीजिएगा। दूसरी बात, चैनल अभी मेरा कुछ महीना हुआ है खोला हुआ, इसलिए अभी मैं पूरा चैप्टर नहीं करवा पाया हूँ। तो अभी इसके साथ साथ हम चैप्टर भी करवा देंगे जो जो छूटा हुआ है। एक चीज़ हम और एक चीज़ इसमें एएलपी में नोटिस किए हैं कि इसमें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है बायोलॉजी की तुलना में, ठीक है। अभी तक जो हम देखे उसमें, तो फिजिक्स सबसे पहले हम फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, फिर केमिस्ट्री का, और उसके बाद बायोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, पूछा गया था द डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन, यानी कि श्रम का जो विभाजन होता है, श्रम का विभाजन जो होता है किसमें होता है। अब देखना, श्रम का विभाजन तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का सेल होता है। एक तो होता है यूनिसेलुलर होता है, और एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे सेल होते हैं, कई सारे सेल से ऑर्गन बनता है, टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। इसमें एक ही सेल होता है। अच्छा, इसमें जो एक सेल होता है तो इसमें के अंदर में जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस होगा, जो भी होगा, ठीक है, इन सब का अलग अलग काम होगा, सबका अपना अपना अलग अलग काम बांटा होगा। रिस्पायरेशन का अलग हो, किसी को दे दिया होगा, अच्छा डाइजेशन का अलग दे दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक का काम बटा हुआ है, यानी कि हर सेल का हर एक ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा है। इसी तरह से मल्टी सेलुलर में क्या होता है, हर एक सेल एक तरह का काम करता है, दूसरा सेल दूसरा तरह का काम कर रहा है, ठीक है। और जो एक सेल एक तरह का काम कर रहा है वो अपना टिश्यू बना लेता है, फिर ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन दूसरा तरह का काम करता है, ठीक है, वो काम करता है। तो इसी तरह से रिस्पायरेशन के लिए फेफड़ा बना दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, सर्कुलेशन के लिए हार्ट बना दिया, डाइजेशन के लिए पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। तो इसी तरह से बना दिया। तो यानी कि जो यहाँ पे पूछा जो गया है आपका कि श्रम का विभाजन, तो श्रम का विभाजन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में ही होता है, ठीक है। या तो यूनिसेलुलर हो, उसमें भी श्रम का विभाजन होगा, यानी कि जो काम है काम का बंटवारा कर देना, ठीक है, कौन क्या काम करेगा इसको बांट देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों। कहाँ पे दिया है, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनल में दिया होता है, ठीक है। ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल में कौन से उप परमाणविक कण पाए जाते हैं। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है, अगर हम दोनों पढ़ेंगे तो लंबा खिंचाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो हम एक का पढ़ दिए, अब आप लोग जितना भी रहेगा सबका आप लोग पढ़ते जाइएगा इंग्लिश भी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसमें उप परमाणविक कण क्या था, कौन सा था, ये आपको बताना था। तो जब थॉमसन ने किया था तब सिर्फ और सिर्फ एक ही उनको पता चला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, बस इलेक्ट्रॉन। ना तो प्रोटॉन के बारे में पता था, ना तो कक्षा के बारे में पता था, ना तो न्यूक्लियस के बारे में पता था, किसी के बारे में। तो एक ही होता है, कौन सा पता था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो केवल इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। देखिए, तो कुछ सरीसृप होता है, रेप्टाइल्स जो होता है, उसमें जो लिंग का निर्धारण, यानी कि जिसका जो अंडा होता है, अंडा के अंदर से मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा, ये कौन सा पर्यावरणीय कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करता है उस पर, कौन सा। तो आपको बता दें, ये पूछा गया था ग्रुप डी में, ये एक होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो या तो मेल या तो फीमेल हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर कम होगा तो मेल फीमेल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यानी कि तापमान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय यानी कि स्टमक की दीवार में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती है क्या स्रावित नहीं करती है, क्या स्रावित नहीं करती है, क्या नहीं करती है? तो सलाइवा, सलाइवा हम मुंह से किया जाता है, लार जो होता है वो मुंह से होता है, ठीक है। सलाइवा ये नहीं करता है, जबकि पेप्सिन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है और म्यूकस, ये तीनों ही करता है, जबकि सलाइवा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में से सही संतुलन अभिक्रिया को चुनना है। अब इसमें सिर्फ संतुलित कर देना था, संतुलित अभिक्रिया आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखिए सिर्फ इसको बैलेंस कर देना था। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ Al2 है, एल्यूमिनियम का 2 है, एल्यूमिनियम का यहाँ पे 3 एल्यूमिनियम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 3 एल्यूमिनियम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 2 और 2 4 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, सही है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है, यहाँ पे सल्फर 3 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, गलत हो जाएगा। अब बचा एक ही, बस इसी में ही बैलेंस किया हुआ है, यानी कि डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब तीनों। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारा का सारा बैलेंस किया हुआ है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 3 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सल्फर तुम्हारा 3 दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में 3 रखा, पहले 3 दे दिया, यानी सल्फर 3 है। ऑक्सीजन 4 या 12 है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे भी देख लेना करके 12 ही होगा, 4 या 12, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 4 या 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस अभिक्रिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ बैलेंस करना था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं और जब बस अचानक से रुक जाती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण ये होता है, ये आपको बताना था। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण, न्यूटन के दूसरे गति नियम के कारण, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो न्यूटन का पहला गति नियम बोल दो या फिर जड़त्व का नियम बोलो, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुने। आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको चुनना था। पहले में बोला गया है नर युग्मक परागकण द्वारा बनते हैं, तो नर युग्मक जो होता है वो पोलन ग्रेन के द्वारा बनता है, जो कि सही जवाब है, बिल्कुल पोलन ग्रेन के द्वारा बनता है। नर युग्मक जो होता है ये इस तरह से होता है और ये होता है फीमेल का, दोनों को हम बता दे रहे हैं, आप लोग एक बार समझ लीजिए, ठीक है। फ्लावर से पूरा बना देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा अच्छा से। चलिए इस तरह से एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल ऑर्गन और ये है मेल ऑर्गन फ्लावर का, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको बोलते हैं स्टिग्मा, फीमेल वाला, इसको बोलते हैं जो पाइप जैसा होता है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। अब यहाँ पे मेल का बात कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन होता है एंथर, और ये वाला जो एकदम पाइप जैसा हल्का सा पतला सा होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, नर युग्मक परागकण द्वारा बनाए जाते हैं, तो नर युग्मक जो होते हैं ये परागकण के द्वारा बनाए जाते हैं, बिल्कुल ये सही है, ये कथन सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में बनता है, यानी कि वर्तिकाग्र बोला जाता है इसको, स्टिग्मा को, ठीक है। तो क्या वर्तिकाग्र में बनता है, नहीं, ये बनता है कहाँ पे, स्टिग्मा ये ओबी में बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। और यहीं पे आके फ्यूजन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे पोलिनेशन होता है, याद रखना, यहाँ पे पोलिनेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी तो गलत हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है, निषेचन से युग्मनज बनते हैं, बिल्कुल सही, निषेचन फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बनता है, ये आप लोगों को पता होगा। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है, बिल्कुल सही है, नर और मादा युग्मकों को जब संलयन होता है उसी को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि आपका गलत कौन सा हो गया, गलत हो गया आपका ये वाला बी नंबर का, तो ये बी नंबर का आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब कोई अपारदर्शी यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो हमें उसकी ज्यामितीय छाया, यानी कि जिस तरह से वो स्ट्रक्चर है उसी का छाया हमको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। देख लीजिए, मान लेते हैं कि इस तरह लकड़ी का इस तरह से स्क्वायर टाइप का एक हम ब्लॉक को रख देते हैं, इधर से लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इधर से आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह से लकड़ी का एक छाया बन जाएगा, इस तरह जिस तरह से स्ट्रक्चर है उसी तरह स्ट्रक्चर का बन जाता है। ये रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब लाइट इस तरह से आती है सीधे रेखा में, तो सीधा रेखा में जहाँ पे आता है वो लाइट उसी टकराने के बाद ये ये हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। और ये जो बाकी का लाइट है इधर से पास हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे हमको छाया बना हुआ दिखता है, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होता है कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, जिस कारण से हमें छाया बनता है हम लोग का। अगर सीधी रेखा में नहीं चलता तो लाइट ऐसे मुड़ जाता है और यहाँ से भी निकलता है, यानी कि छाया तो बनता ही नहीं, ठीक है। इस तरह से लाइट मुड़ जाता है इधर से और छाया तो बनता ही नहीं, ठीक है। आप सिंपल से देखो ना, जब आप लोग एक रूम के अंदर में बंद हो जाते हैं, ठीक है, लाइट कट गया, मान लो
लाइट कट गया तो रूम पूरा अंधेरा हो जाता है, जबकि दिन का समय तो ऐसा होता तो प्रकाश जो है आपको वेंटिलेशन या कहीं से भी आगे पूरा यहाँ पे भी धूप आ जाता, यानी कि हर जगह धूप रहता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलो नेक्स्ट देखिए, फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की सांद्रता अत्यधिक होती है? फ्रूट एंड सीड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो कौन सा प्लांट हार्मोन का कंसंट्रेशन किसमें, फ्रूट में और सीड में ज़्यादा होता है? तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। जिबरेलिन ये जर्मिनेट करवाता है और ये भी बढ़ाने का, तने को लंबाई करने का पार करता है साइटोकाइनिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, साइटोकाइनिन। ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और सेल डिवीजन होता है, इसी कारण से फलों और बीजों में इसको रखा जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करवा सके। ठीक है, यहाँ पे देखो इस चारों के बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग अच्छा से एक बार कर सको। देखिए समझा दे रहे हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो अभी हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर है, और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इससे फल और बीज तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाता है यही वाला। ऑक्सिन हार्मोन केवल वृद्धि, कोशिका वृद्धि करवाता है, इलोंगेशन करवाता है, और फल लगने, जो फल फ्रूट जो लगता है पौधे के द्वारा जो लगाया जाता है, जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको पकड़ के रखने में भी इसको मदद करता है। ठीक है, जिबरेलिन क्या करता है, तने के विस्तार करवाता है, बीज अंकुरन और फूल पकने और फल फूलों के पकने को उत्तेजित करता है। ठीक है, जिब्रेलिन करता है। और एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने और गिरने में, जब फल पक जाता है तो टूट के गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि एथिलीन हार्मोन निकलता है, और ये जो होता है ऑक्सिन हार्मोन, ये धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये एथिलीन हार्मोन जो है बढ़ने लगता है, जिस कारण से फल टूट के गिर जाता है। ठीक है, तो ये चारों को बता दिए, आप लोग इसको एक बार देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन एकदम लिख के ले लो, पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, मोटर द्वारा प्रति इकाई समय किया गया कार्य को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को पता है कि प्रति इकाई कार्य को क्या कहा जाता है? पावर, बल, शक्ति कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की दर को ही हम लोग पढ़े ना, कार्य करने की दर को यानी कि शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला तो W/T होता है, इसको याद रख लेना। यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, पावर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बुझा हुआ चूना यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि सिलेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो क्या बनता है? आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ही आया है इस बार। तो इसको क्या बनते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति का ये वाला जो था ये भी पूछा गया था। तो देखिए ग्रुप डी में ना ये वाला यहाँ का क्वेश्चन यहाँ उठाकर पटक रहा है, यहाँ का यहाँ, और वो जिस एग्जाम का होता है उसमें से तो पूछता ही है। ठीक है, रेलवे का ये नियम है, ये देगा ही देगा आपको प्रीवियस ईयर का। चलिए देखिए, तो बोला गया है कौन सा गैस पर क्या क्लोरीन की प्रक्रिया से क्या बनता है? तो जब क्लोरीन की प्रक्रिया करा जाता है सिलेक्ट लाइम में तो क्या बनता है? तो हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इसका रिएक्शन, कई के बाद रिएक्शन पूछता है और बैलेंस करना भी पूछ देता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, शुष्क बुझा हुआ चूना को जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो क्या बनता है? और इसका फॉर्मूला तो याद ही रख लेना, रासायनिक सूत्र याद रख लेना, CaOCl2। ठीक है, ब्रिंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और क्या बनता है? पानी बनता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है? पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, नॉट, ठीक है, नहीं है। तो होमोजेनियस क्या होता है मिक्सचर? हम बताए भी थे, फिर से बता दे रहे हैं कि जब कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो होता है ना, ये जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में पूरी तरह से जब सोल्यूट मिल जाता है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब अगर जैसे कि हो गया, आप लोग पानी लो और चीनी लो, अब चीनी को घोल दो, यानी कि पानी हो गया आपको कौन सा? सॉल्वेंट, और सोल्यूट कौन सा हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। अब चीनी को जब पूरी तरह से घुल जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा चीनी कहाँ पे। तो इसको एकदम जो पता नहीं चलता है, नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख पाते, पता नहीं चलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब फिर से यहाँ पे पानी लो आप, ठीक है, अब पानी ले लिए, अब पानी में यहाँ पे आप बालू मिला दो, बालू मिला दो। ठीक है, जब यहाँ पे बालू मिलता है, अब इसको घोल दो तो आपको पता चलेगा पानी तो हो गया आपको कौन सा? सॉल्वेंट। ठीक है, और बालू क्या हो जाएगा आपको? सोल्यूट। ठीक है, जो कम अमाउंट में डालते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और पूरा जो बन जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है बालू घुलता है उसमें? नहीं, हम लोग को दिखाई देता है कहाँ यहाँ पे बालू है, तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि तेल ले लो और पानी ले लो, तेल और पानी दोनों अलग अलग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में सब देख लेते हैं। जल में कॉपर सल्फेट, जब हम लोग जल में कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं, जल में जब कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो क्या ये मिलता है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से ये मिल जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है। कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो एक नीला कलर का सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नीलाथोथा।
ठीक है। CuSO4 इसका होता है केमिकल फॉर्मूला, आप लोग याद रखें, नीलात होता। तो ये जब हम लोग जल में कॉपर सल्फेट को जब मिलाते हैं तो नीलात होता बनता है, CuSO4 बनता है और ये पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो ये तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। जल में चीनी का अभी बताएं, ये होगा होमोजेनियस। जल में नमक का ये भी होगा होमोजेनियस, लेकिन जल में नमक, ठीक है, लेकिन जल में नमक यानी कि जल में जो नमक बोले, जल में तेल, ठीक है। जल में तेल जो होता है, आप लोग देखना कि जब भी पानी में आप लोग तेल डाल दो तो तेल ऊपर में दिखेगा आपको। तो ये हो जाएगा कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जल में तेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन एकदम पूछा गया है ग्रुप डी में भी और बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको करे होंगे तो आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं था। और न्यूमेरिकल क्या बनेगा, कट पीट के तो वही आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या था, इसको देखता और करना, मतलब क्वेश्चन में टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, यदि किसी अवतल दर्पण में, ठीक है, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कोई वस्तु को रख दिया है, दूरी पर रखी जाए और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अगर यहाँ है तो हमको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर अब बोला गया प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, तो वक्रता केंद्र में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो फिक्स है कि वस्तु भी यहीं पे रखा हुआ। क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है। वक्रता केंद्र में अगर प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि सी पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, तो वस्तु बन रहा है, अगर यहाँ रखा है तो प्रतिबिंब अगर यहाँ बन रहा है तो वस्तु भी यहीं पे रखा होगा। बस यही तो था इसमें लॉजिक। अब जब ये बन रहा था यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा, जब वस्तु के बराबर बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज चूंकि ये अवतल दर्पण है और दर्पण के सामने बन रहा है तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको कोई ये नहीं था, एकदम ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते कि नहीं हमको फॉर्मूला से बना तो m बराबर -v बटे माइनस यू होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी है -20 सेंटीमीटर और चूंकि वस्तु को भी इधर ही रखा है तो ये भी हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये कटेगा, ये कटेगा, ये माफ करना, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, काट पीट के हो जाएगा कितना, -1, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, गलत युग्म यानी कि पेयर का चयन कीजिए, ठीक है। गलत युग्म यानी कि पेयर का चयन करने बोला है। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए इसको समझिए अब जरा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पे होता है, यानी कि प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है वो सेकंड ट्रोपिक लेवल में होता है, ठीक है। स्वपोषी, इसको ये ऑप्शन पढ़ने से बहुत बेहतर है कि आप लोग इसको हमको समझाना था, इसलिए आप लोग के लिए हम एक चीज़ लिख के लाए, ठीक है। इसको आप लोग पहले समझिए, अगर ये समझ जाइएगा तो पूरा समझ जाइएगा। खाद्य श्रृंखला, देखिए खाद्य श्रृंखला एक चेन बनता है, ठीक है। इस तरह से चेन हो रहा था जिससे कारण ये पिरामिड बनता है। क्यों पिरामिड बनता है, क्यों, क्योंकि हर स्टेज पे, हर लेवल पे एनर्जी का डिक्रीज होता है, जिस कारण से ये पिरामिड का और एनर्जी का डिक्रीज इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है ये उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर। पहला स्तर जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, घास हो गया, ये सब इसमें आता है। किसमें, प्रारंभिक, यानी कि पहला उत्पादक, पहला स्तर उत्पादक में आता है, यानी कि प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं छोटे छोटे कीट होते हैं जो घास को खाता है, घास या पत्तियां को खाता है, ये यहाँ पे होते छोटे छोटे कीट होता है, जो कि दूसरे प्राथमिक उपभोक्ता आता है जो हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी होता है, ठीक है। और ये सिर्फ घास को या फिर पत्तियों को खाता है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो होता है ये भी शाकाहारी होता है, लेकिन ये जो होता है ये घास और पेड़ पौधे सबको खाता है, और ये दूसरे स्तर का, तीसरे स्तर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो होता है तृतीय द्वितीय उपभोक्ता कार्निवोरस होता है, ठीक है। कार्निवोरस होता है, ये यहाँ पे कार्निवोरस के बारे में हम नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ये तीसरा स्टेज का होता है ये होता है कार्निवोरस, ठीक है, जो शाकाहारी को खाता है, जो शाकाहारी जो जानवर होता है उसको खाता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सांप हो जाएगा जो कि चूहों को पकड़ता है, मेढक को पकड़ता है, और इसके बाद हो जाएगा ये जो होता है ना सुपर, ठीक है, ये सुपर शाकाहारी होता है, यानी कि सुपर कार्निवोरस होता है, जो जैसे कि गिद्ध हो गया, बाज हो गया, ये सब यहाँ पे होता है। और ये क्या करता है, ये सांप को भी खा सकता है, ये किसी जानवर को भी खा सकता है, ये सबको खा सकता है। तो ये हो जाता है किसमें, ये हो जाएगा आपका चौथा तृतीय उपभोक्ता में आता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, ये समझ में आ गया। और अच्छा ठीक है, ये जो हम लोग फिर ये जो पिरामिड बनाए तो ये क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी 20,000 जूल के लगभग होता है। फिर यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ एनर्जी घटेगा, फिर यहाँ पे घटेगा, फिर यहाँ पे घटेगा, और सबसे लास्ट जो टॉप में बैठा होता है, जो सुपर मांसाहार होता है, जो सुपर कार्निवोरस होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे टॉप में क्या होता है, तो सुपर कार्निवोरस होता है, ठीक है, याद रखना। तो सुपर कार्निवोरस जो होता है ये, इसमें एनर्जी लेवल सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका, अब आते हैं ऑप्शन में। पहला में क्या पूछा गया था, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, जो पहले उपभोग करता है,
प्रोड्यूसर नहीं, जो पहले उपभोग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल में आता है। प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले कंज्यूम ये करा, पेड़ पौधा तो बना दिया खाना, अब सबसे पहला जो कंज्यूमर होता है ये कौन होता है, जो उसमें हम लोग सेकेंडरी, पहला में रखे थे किसको, पेड़ पौधा को, घास को, दूसरा में सेकेंडरी में किसको रखे थे, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, छोटे छोटे कीट जो होते हैं, ठीक है, इसको रखे थे। स्वपोषी, ठीक है, प्राथमिक स्तर यानी कि ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी होता है जो प्राथमिक स्तर में होता है, जो घास हो गया, जो पेड़ पौधे हो गया, इसको स्वपोषी बोला था। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में रखे थे, सबसे नीचे में रखे थे, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल इसी का था। छोटे मांसाहार, जो तृतीय पोषक लेवल है, जो छोटे मांसाहार होते थे, सांप हो गया, ठीक है, नेवला हो गया, ये सब जितना भी सांप हो गया, नेवला हो गया, ये सब जो कुत्ता, ये सब जो हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो जाएगा छोटे मांसाहार, यानी कि थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में इसको लाते हैं। और फोर्थ में क्या हो जाता था, जो सुपर ट्रॉपिकल लेवल होता था, सुपर कार्निवोरस होता था, जो बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब, ठीक है। चतुर्थ में है, आपको दे रखा है, चतुर्थ में दे रखा है जीवाणु, बैक्टीरिया जो ना कोई भी ट्रॉपिकल लेवल में नहीं आता है, ठीक है। ये तो सबको ये क्या करता है, ये करने का काम करता है, मतलब सफाई करने का काम करता है इन्वायरमेंट का, ठीक है। इस कारण से इसको हम लोग ट्रॉपिकल लेवल में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोला गलत पेयर को चुनना है, तो गलत पेयर ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में नहीं आएगा, ये ट्रॉपिकल लेवल में आता ही नहीं है जीवाणु, ठीक है। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु क्या होता है, अपघटक होता है, ठीक है, जो सबको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, और इसका कोई निश्चित ट्रॉपिकल लेवल नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जीवाणु। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। अब हम बताए थे आप लोग को एक बार, जिसमें ANE हम बताए थे, ANE, ENE और YNE, ये तीनों को याद रख लेना। ANE ए से स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल में पहला, यानी कि हो जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड। ENE ए के बाद आता है, ENE, ठीक है, ए के बाद आता है, तो ये हो जाएगा ए के बाद, मतलब ए के बाद तो बी आता है, लेकिन ए के बाद अगर हम इस तरह से देखें तो इसके बाद आता है ई, ठीक है, तो ई आता है, यानी कि अब ये हो जाएगा दूसरा, और वाई सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ये होता है तीसरा, ठीक है। तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ANE, ENE, YNE, इस तरह से आप लोग याद रख ले, ठीक है। अब देखो एल्कीन, इसके लास्ट में यहाँ पे S दे दिया ताकि इसको प्लूरल बनाया गया है, लेकिन इसका जो होता है एल्कीन होता है, यहाँ एल्कीन से लिखा है, तो एल्कीन, यहाँ देखो तो लास्ट में ENE है, ENE, यानी कि ये ENE किस में आता है, डबल बॉन्ड में, और आपको डबल बॉन्ड का ही सूत्र खोजा गया, पूछना था कि डबल बॉन्ड में, और आपको पता है कि डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड में क्या बनता है, CN, यहाँ तो लिखा ही हुआ देख लेते हैं, CnH2n+2, ये होता है सिंगल बॉन्ड का, ये होता है सिंगल बॉन्ड का। CnH2n, ये देखो यहाँ पे डी में दे रखा है, ठीक है, ये होता है डबल बॉन्ड का, CnH2n डबल बॉन्ड में होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ये हो जाएगा -2, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो आपको पूछा गया था डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड किस में दे रखा है, आपको डी में दे रखा है, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाता है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हम जो बोल रहे हैं, और ENE, YNE ये जो बोल रहे हैं, ये कैसे होता है, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा गया CnH2n+2, ये क्यों आया, देखो मान लेते हैं हम लोग कार्बन, इथेन को ले लेते हैं, तो 2 कार्बन होता है इथेन में, चलो कार्बन की संख्या अगर हम 2 लेते हैं तो C2 ले लेते हैं, H2n और +2 होता है, तो H जो होगा वो 2n के बराबर होगा, ये जो n है, जो हम लोग 2 कार्बन रखे 2 के बराबर, यानी कि कितना होगा, 2 दूनी 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 2n और +2 होना चाहिए, ठीक है, तो 1 2 3। अब देखो CnH2n+2, यानी कि +2 होना चाहिए उसका, तो हम लोग देख लो अब H कितना होगा, तो ये 2 दूनी 4 और +2 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये +2 जो है ना, हम यहाँ ऊपर में लिखा गया है, लेकिन ये भी इसी के साथ ही CnH2n और +2 उसी के नीचे में रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था मेरा, आप लोग इसको इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे 6 देखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है। अब आते हैं हम लोग इसी को लेते हैं, डबल बॉन्ड को ही, 2 कार्बन को ही लेके चलते हैं, तो अगर हम 2 कार्बन लेते हैं इसमें, किसमें, एल्कीन में, तो CnH2n सिर्फ है, तो CnH2n, अब CN अगर हम 2 n का मतलब है कार्बन, ठीक है, कार्बन, तो हम लोग कार्बन कितना लिए, 2 लिए हैं, तो हम लोग अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना रखने का पड़ेगा, 2 × 2, ठीक है, 2 कार्बन और 2 ऑलरेडी +2n दे रखा, तो 2 दूनी 4, तो अब देखो हम लोग हाइड्रोजन को रखेंगे, अब 4 ही रख सकते हैं, यानी कि एक यहाँ पे रख लो, एक यहाँ पे रख लो, एक यहाँ पे रख लो, एक यहाँ पे, अब हम 4 हाइड्रोजन रखे। अब इसको देखो तो क्या ये फुलफिल हो गया, नहीं हुआ, 2 ही, इसको बैलेंस करने के लिए और 2 हमको चाहिए बॉन्ड, तब ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4, ठीक है, तो आप देखो तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हुआ। अब देखना, अब आते हैं हम लोग एल्कीन में, एल्काइन में क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n-2 होता है, ये जो है ना फॉर्मूला इस तरह आप लोग लिखिएगा, CnH2n-2, यहाँ पे नीचे में ही रख देना, ठीक है, क्योंकि नीचे का ही हम ऊपर में लिख दिए, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CnH2n, हम लोग इसको लेके चलते हैं, CnH2n-2 है, चलिए C को हम लोग फिर से ले लेते हैं, 2 कार्बन को 2 ले लेते हैं, तो हम लोग को H को कितना रखना पड़ेगा, इसका 2 गुना, यानी कि 2 दूनी 4, अब 4 में से फिर -2 कर देना है, तो यानी कि बचा कितना, 2, यानी कि अब हमको जो है ना हाइड्रोजन भी हम लोग को 2 ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तब ना 4 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो बस यही वाला चीज़ है, यही वाला खेला और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आई होप कि आगे होगा।
और अगर ये समझ में नहीं आया तो हम इसको हम जल्द ही बता देंगे, ठीक है। क्या है, आप लोग एक बार मेरे जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करवाएंगे, उसमें हम पूरे अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। ऐसे तो इसमें ही समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी भारी वस्तु के मुक्त पातन के दौरान क्या होता है। देखिए ये ऑप्शन पढ़ने से पहले इसको समझिए, ठीक है। बहुत सारा बच्चा है कि आप अभी उसको टिक करके आगे बढ़ गए होंगे, वो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि नहीं जानते, तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए, जब भी फ्री फॉल यानी कि मुक्त पातन जब होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु गिरता है तो उस पर कोई सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जी के अलावा कोई भी फोर्स और काम नहीं कर रहा हो। यानी कि कोई फोर्स करने का मतलब, जब हम लोग कोई वस्तु को गिराते हैं तो इसके अगेंस्ट में एक बल काम करता है। पहले तो एयर का रेसिस्टेंस काम करता है, ठीक है, और एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। तो एयर का जो रेसिस्टेंस है ये सबको हटा दो, सिर्फ जी रहेगा, यानी कि सिर्फ फ्री फॉल उसी को बोलते हैं, सिर्फ जी के अलावा और कोई भी फोर्स उसमें काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। अब चलिए इसको समझिए। यहाँ पे हम 4 जगह पे हाईलाइट किए, एक वेग, एक त्वरण, एक द्रव्यमान और एक ऊर्जा पे, ठीक है। इन चारों के ही बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जब कोई वस्तु को फ्री फॉल करवाया जाता है, गिराया जाता है, मुक्त पातन करवाया जाता है, तो पूछेगा वेग में क्या असर होगा, द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा में क्या प्रभाव, ऊर्जा में क्या चेंजिंग होगा, कौन सा ऊर्जा किसमें चेंज होता है, ये सब पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेग में, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में भी पूछा गया। वेग में क्या, तो वेग जो होता है हर एक पल चेंज होते रहता है। क्यों होता है, अच्छा वेग समझने पहले से, वेग लास्ट में आ जाएगा, वेग समझने से पहले इधर से हम लोग चलते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले जब हम लोग एक ऊंचाई पे ले जाते हैं किसी वस्तु को, वहाँ से हवा को गायब कर देते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में ले गए, अब वहाँ से हम लोग गिरा दे रहे हैं। जब हम लोग इसको गिराते हैं तो क्या होता है कि ये जो है, पहले यहाँ पे क्या होता है, mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में बन जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। यानी कि ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो पहले बात, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहला का आंसर तो मिल गया आपको, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम हाईलाइट करके नहीं लाए। द्रव्यमान यानी कि मास पे क्या असर पड़ता है, मास पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, मास तो चेंज होता नहीं कहीं पे, मास तो सेम रहता है। अब मास के बारे में पूछा गया, या तो आप एक बहुत यहाँ पे 10 kg का एक पत्थर ले लो, ठीक है, या फिर एक हल्का सा एक पंख ले लो, ठीक है, जो चिड़िया में होता पंख ले लो, ठीक है। दोनों को जब हम लोग जहाँ पे वैक्यूम है एकदम पूरी तरह से अंतरिक्ष से अगर गिराएंगे तो ये दोनों एक ही साथ गिरता है। ये नहीं कि ये पहले गिर जाएगा, ये भारी है तो ये पहले गिर जाएगा, ये लेट से गिरेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ गिरता है। तो यानी कि द्रव्यमान पे कोई असर नहीं पड़ता इसका, दोनों एक ही साथ गिरेगा। द्रव्यमान ज़्यादा होता 10 kg का तो पहले गिरता, लेकिन ये नहीं होता है। क्या है, ये दोनों एक ही साथ गिरता है। क्यों, क्योंकि ये जो जी का मान होता है ना, ये जी का मान ये वस्तु के द्रव्यमान पर असर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, वो उस ग्रह के मास पे डिपेंड करता है जिस ग्रह पे उसको गिराया जा रहा है, ठीक है, जिस ग्रह की ओर उसको गिराया जा रहा है। जैसे कि पृथ्वी पे गिराएगा तो पृथ्वी के मास पे डिपेंड करेगा, चंद्रमा पे गिराएगा तो चंद्रमा के मास पे डिपेंड करेगा, ना कि उस वस्तु के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, द्रव्यमान समझ में आ गया आप लोग को। अब आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, हम बताएं, त्वरण कभी भी त्वरण जो होता है इस कंडीशन में चेंज नहीं होता है, ये 9.8 ही रहता है। त्वरण चेंज नहीं होता, 9.8 ही रहता है, ठीक है। तो त्वरण भी चेंज नहीं होता है। यानी कि अब हम 3 पढ़ रही है। ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है कि चाहे 10 kg का हो या फिर एक पंख हो, ठीक है, ये द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। वो कहाँ पे डिपेंड करता है, उस गोले उस जो ग्रह है उस ग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण कांस्टेंट रहता है, 9.8 ही रहेगा हर जगह, ठीक है, या फिर 10 देगा तो 10 ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम में कई बार दे देता है कि 10 लेके चलना है, यानी कि उसको 10 ही लेके चलना है, ठीक है। तो त्वरण। अब आता है वेग में। अब यहाँ से वेग में आपको समझ में आएगा। वेग क्या होता है कि देखिए, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है कि v जो होता है v = u + at होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल के बारे में बात किया रहा तो यहाँ पे a की जगह पे g हो जाएगा, तो v = u + gt। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ पे कोई वस्तु को रखा गया, अब उसको यहाँ से हमको गिराना है, तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो खत्म हो गया, u तो 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, v। जब v निकालते हैं तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हम v के बारे में वेग हमको निकालना है, तो v अब क्या होगा, इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं जरा, इसको अच्छा से समझना, बहुत अच्छा इसमें परेशान हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट गलत करके आता है। तो अब जो है v, हमको v निकालना है, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा, g का मान तो कांस्टेंट है भाई 9.8, और t का मान हर समय चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड गिरा। तो अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 9.8 की जगह पे हम
समझने के लिए आप लोग को क्या ले लेते हैं, इसको जी का मान हम लोग 10 रखते हैं, 10 कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। जी का मान अब हम 10 कर कांस्टेंट, तो भी बराबर हम लोग क्या लिखे थे, यो तो 0 हो गया था, तो अब हम लोग जी टी हमको यही आया था। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग पहले सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए हम जी का मान 10 तो ये तो कांस्टेंट है 10 रखते हैं, तो फर्स्ट सेकंड के मैंने V1 लिख दे रहे, फर्स्ट सेकंड के लिए अब जो मेरा वेलोसिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम लोग दूसरे सेकंड के लिए लेते हैं, तो दूसरे सेकंड में 10 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि V2 हो जाएगा 10 गुने 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे सेकंड के लिए V3 के लिए लेते तो V3 के लिए क्या आ जाएगा, हम 3 सेकंड लेते तो 10 गुने 3 बराबर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि हर एक सेकंड में देखो तो V का मान चेंज हो रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे हर एक सेकंड में हर एक पल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग को इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा, जो कि हम यहाँ पे एक MCQ के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसका चैप्टर करवाएंगे तो और भी अच्छा से समझा देंगे। तो बेग चेंज होता है, फिर से बता दे रहे, बेग हर एक क्षण चेंज होता है, तो बेग चेंज होगा जब फ्री फॉल करवाया जाएगा किसी वस्तु को, तो जब एक कंडीशन रहेगा जब वहाँ पे एयर का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जी के अलावा और किसी कोई भी रेजिस्टेंस ना फोर्स ना लगे, ठीक है। यानी कि वैक्यूम के बाद हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, तो वेग हमेशा चेंज होगा, द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, मास उस वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, उस जो जिस ग्रह पे गिराया जा रहा है उस ग्रह के मास पे डिपेंड करेगा, ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ये चारों ही आप लोग देख लिए, ये चारों यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के में किसी भारी वस्तु, तो भारी और कम से तो मतलब ही नहीं है जब यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम में। इसलिए ये तो आप लोग को सिर्फ घुमाने के लिए दे दिया था। मुक्त पातन के दौरान क्या होता है, तो मुक्त पातन के दौरान वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु का वेग घटता है, नहीं, वेग तो घटेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे नॉर्मली कर सकते थे। देखो, वस्तु का द्रव्यमान तो कहीं पे हर जगह सेम होता है, तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, द्रव्यमान तो घट गया। दूसरा, वस्तु का वेग घटता, मान लो कि अंतरिक्ष में कोई वस्तु को गिरा रहे, अब इसका अगर वेग घट रहा, हर एक सेकंड में घट रहा, तो पता चलेगा पृथ्वी पर आने से पहले किसी एक जगह पे आकर रुक गया, क्योंकि उसका वेग तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि वो हवा में अटका रहेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही आप लोग नॉर्मली दिमाग लगा के भी बना सकते थे, लेकिन हम अच्छे से समझा दिए आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेग में सिर्फ बढ़ेगा, वेग घटेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कि इनकरेक्ट कथन को चुना था। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की तीव्रता पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, मान लो कोई एक ठोस है, लोहा का एक गोला ले लिए, या फिर लोहा एक चपटा वाला लोहा ले लिए, या फिर लकड़ी एक चपटा वाला ले लिए, ठीक है, ये तो सब ठोस है, ठीक है। अब पानी ले लो, पानी का कोई शेप है, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप बन गया, ठीक है। आप कोई कटोरा में रखो तो कटोरा का शेप बन गया, कोई आप सुराही में रखो तो सुराही का शेप बन गया, इसका कोई शेप अपना नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की तीव्रता पदार्थ के प्रकार पे, यानी कि जिस अवस्था उस अवस्था पे नहीं निर्भर करता है, बिल्कुल इस अवस्था पे ही निर्भर करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि इसके बीच जो होता है ना, इसके बीच देखो, ठोस के बीच में जो होता है ना, एटम जो होता है ये काफ़ी क्लोज होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है ठोस में, जिस कारण से इसका अब एक एटम दूसरे एटम को कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है, फिर तीसरा एटम फिर उस दूसरा एटम को पकड़ा हुआ कस के, फिर इस तरह से जितने भी एटम है, जितने भी एटम है, सारे एटम एक दूसरे को इस तरह से पकड़ के रखा है, जिस कारण से इसका एक अपना एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अपना एक शेप बन जाता है। अब एक सर्कुलर है तो क्यों सर्कुलर है, क्योंकि ये इसका जो एटम है एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कारण से। अब यहाँ पे आप ले लेते हैं, गिलास में पानी है, तो एक गिलास का शेप में ले लिया, कटोरा में कटोरा, क्यों, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना थोड़ा कम होता है ठोस से, जिस कारण से शेप। अब हम लोग ले लेते हैं गैस में, गैस का कोई अपना शेप नहीं होता भी नहीं, और उसका वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका कण और ज़्यादा दूर में होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना और भी कमजोर होता है, ठीक है, इस कारण से। तो अब यहाँ पे देखो, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की तीव्रता पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, पदार्थ के ये ठोस है, द्रव है और गैस है, इस पर निर्भर करता है, ये सही जवाब है। कणों के बीच लगने वाला बल उन्हें एक साथ रखता है, हाँ बिल्कुल, कणों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, उसको एक साथ रखता है, एक साथ बनाए रखता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की तीव्रता सभी पदार्थों पे समान होता है, नहीं, ठोस पे हाई होता है, लिक्विड पे उससे कम होता है, और गैस पे बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो ये तो सबसे आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए चौथा वाला भी देख लेते हैं। पदार्थ के कोनों के बीच बल कार्य करता है, बिल्कुल इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य करता है, ये भी सही है, यानी कि आपका जो गलत आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखिए, तांबे के विद्युत अपघटनीय परिशोध, यानी कि जो तांबे का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं। तो जब भी हम लोग तांबे को रिफाइनिंग करते हैं, तांबे को जब रिफाइनिंग करेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देख लो इसका पूरा रिएक्शन के साथ, ठीक है। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिशोधन
में कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर कॉपर सल्फेट ना दिया रहेगा तो आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के अम्ल विलयन का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटनी के रूप में किया जाता है, जिससे अशुद्ध तांबा जो होता है एनोड पे और शुद्ध तांबा जो होता है वो कैथोड पे जम जाता है, जिससे हम लोग को शुद्ध तांबा कैथोड से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही वाला चीज इसमें था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 10 मीटर लंबी तांबे की तार का 10 मीटर लंबा एक तांबे का तार का प्रतिरोध R ओम दे रखा, 10 मीटर का R ओम दे रखा, तो 5 मीटर का क्या होगा आप लोग को बताना था। तो देखिए ओम्स का नियम क्या कहता है, ओम्स का नियम कहता है कि रो L बटे A, ओम्स का नियम ये बताता है। रो का मान तो यहाँ पे तांबा दिया है लेकिन इसका मान कुछ नहीं दे रखा, तो इसको हम लोग छोड़ दो। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो L, अगर हम लोग L को, अब जो होता है ना लेंथ जो होता है किसी भी तार का जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। L जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, R का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो R बराबर हम लोग क्या लिखे, L बटे A। अगर हम L को पहले 10 मीटर था लंबा था, पहले 10 मीटर था तो R था, अब इसके लंबाई को 5 मीटर यानी कि 10 का आधा 5 हो गया, यानी कि आधा कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, L बटे 2 हो जाएगा। अगर ये आधा हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी तो आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.5 या फिर R बटे 2 जो भी है। यहाँ पे आप लोग को आंसर में 0.5 दे रखा है तो 0.5 R हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 0.5 R यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबक के क्षेत्र में धारावाहक चालक का उपयोग नहीं करता, यानी कि चुंबक के क्षेत्र में धारावाहक चालक का उपयोग नहीं करता, यानी कि जब हम लोग करंट देते हैं, ठीक है, जब हम लोग करंट देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब आपको बताना जब करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा और इसके थ्रू जो वर्क होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है कि जब उपकरण जो होता है वो चुंबक के क्षेत्र में धारावाहक चालक का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, आप देखो आंसर में देखिए क्या है, विद्युत मोटर में जब हम लोग करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिस कारण से मोटर घूमता है। जनरेटर में भी सेम चीज़ होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में भी सेम चीज़ होता है। लेकिन देखिए विद्युत हीटर में क्या होता है कि जब हम लोग करंट देते हैं तो इसका तार का रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है ना कि ये तार हीट होने लगता है और हीट एनर्जी निकलता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है गाइस, तो ये ALP में 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है साइंस का, तो 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इस तरह से हम लोग 15 सेट में पूरा कंप्लीट करवा देंगे आप लोग को प्रीवियस ईयर का। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं हम, ठीक है, आप लोग के लिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मेरे टेलीग्राम चैनल भी एक हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।